हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस समय हम लाइव आते हैं और रोज़ 1 बजे वीडियो बनाते हैं और आप लोग नहीं आते, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरी लाइव क्लास में आके अपना नाम बोलिए, आपको पर्सनल पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा बिजी हैं तो आपको पीडीएफ की नीड ही नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बिजी हैं, ठीक है। चलिए, तो आज भी हम इतनी प्यारी सी एग्रीकल्चर की वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है। अगर इसकी भी पीडीएफ चाहिए तो आप लाइव क्लास में आइए 1 बजे, और इसकी पीडीएफ और वो जो लाइव क्लास की पीडीएफ है दोनों लेकर जाइए, ठीक है। चलिए तो आज का हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, और टॉपिक वही है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखे गए हैं, और मैं चाहता हूं कि बस उस एग्ज़ाम पे ना आप ध्यान दीजिए। उसके लिए जितना हो सकता है मैं उतना करूंगा। और इतना तो मैंने देख लिया कि एनआईएस के बच्चे आलसी बहुत होते हैं और लापरवाह तो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप लोग एनआईएस में एसवाईसी लेकर बैठे हुए हैं। क्योंकि आपके पीछे अगर कोई टीचर काम भी करे ना तो आप फिर भी ना करना चाहें, ठीक है। जब तक आपके मार नहीं पड़ेगी तब तक आप लोग काम नहीं करेंगे, या आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। वरना आप खुद बताइए कि मैंने किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी आप लोगों को पढ़ाने में, मगर फिर भी आप लोग ऐसा ड्रामा करते हैं कि 1 बजे ना कर दिखा देते हैं कि हाँ मेरी वैल्यू आप लोगों के लिए कितनी है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि भारतीय, ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में जब बात करते थे मैंने बोला कि भारत के अंदर मुख्यतः कितने प्रकार की कृषि प्रचलित है। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया, डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आपको विशेषताएं बतानी है कृषि की। तो पहला तो है व्यावसायिक कृषि, यानी कमर्शियल एग्रीकल्चर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कमर्शियल एग्रीकल्चर, दिस इज कॉल्ड द, ये बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए की जाती है, जैसे चावल और गेहूँ, ठीक है। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर या व्यावसायिक एग्रीकल्चर मतलब होता है जो कृषि बेचने के लिए होती है, ठीक है। जो भी बेचने के लिए होती है उसको बोलते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है। और बड़े पैमाने पे चावल और गेहूं ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगला है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, जैसे दाल सब्जियां, ये जो छोटे स्तर पे उगाई जाती है, घरों में देखा होगा, अपने गाँव में देखा होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, यानी परंपरागत कृषि, ठीक है। अगला आता है सिंचित कृषि, ठीक है। सिंचित कृषि यानी इरिगेटेड एग्रीकल्चर। इरिगेटेड एग्रीकल्चर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि सिंचाई के माध्यम से जल आपूर्ति की जाती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है, ठीक है। एंड द लास्ट इज नैतिक कृषि या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी बिना रासायनिक या फिर बिना जैविक पद्धतियों से की जाती है। यानी कुल मिला के ये है कि इसमें किसी भी तरह का ना इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलता हमें कीटनाशक चीज़ों का, या फिर किसी भी यानी होता नहीं जो केमिकल वगैरह का इस पर यूज़ देखने को नहीं मिलता हमें, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रैक्टिसेस। यानी सतत कृषि का उद्देश्य पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था को संतुलित करता है। इसकी प्रमुख प्रथाएं हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पहला तो है जैविक खेती, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करते हैं तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रासायनिक उर्वरकों के बिना उत्पादन करना मुमकिन नहीं है। दूसरा है पारिस्थितिक संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, और इसमें क्या होता है मिट्टी, पानी और जैव विविधता का संरक्षण होता है, ठीक है। एंड थर्ड इज समुदाय आधारित कृषि। इसमें स्थानीय किसानों को लाभ मिलता है, क्योंकि समुदाय बना के ये लोग करते हैं, यानी कम्युनिटी बेस्ड फार्मिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपसे अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात की जाए तो आपको 3 तरह के एग्रीकल्चर याद करनी पड़ेगी। पहला तो जैविक खेती, जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। दूसरा पारिस्थितिक संतुलन, जिसे इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। थर्ड समुदाय आधारित खेती, जिसे हम कम्युनिटी बेस्ड फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने कि रोल ऑफ इरिगेशन क्या है। तो रोल ऑफ इरिगेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि सिंचाई कृषि के बारे में बता रहा है कि उसका रोल क्या है एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि इसमें 3 तरह की कृषि ज़्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है। पहला है बूंद सिंचाई, ठीक है, जिसमें है पानी को सीधे जड़ों तक पहुँचाया जाता है। इसे ड्रिप कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, बूंद बूंद में ये पानी डाला जाता है। दूसरा है फव्वारा सिंचाई, यानी फव्वारे की तरह पानी का फव्वारे के माध्यम से बिखेरते हैं। अगला है नहर सिंचाई, ठीक है, नहरों के माध्यम से फसलों तक पानी को पहुँचाया जाता है, ठीक है। और बड़ी खेती में नहर सिंचाई होती है, छोटी खेती में फव्वारा होती है, सबसे छोटी खेती में ड्रिपिंग सिंचाई देखने को मिलती है,
ठीक है। चलो सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो अब है हमारे सामने फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, यानी कि क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र ऑन सॉइल हेल्थ एंड क्रॉप यील्ड। यानी हिंदी में बोलूँ तो रासायनिक उर्वरक फसलों के उत्पादन के बारे में लिखिए कि किस तरीके से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसके नकारात्मक प्रभाव भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से केमिकल का यूज़ आजकल कृषि पे पड़ रहा है, उसके नकारात्मक यानी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हमारे सामने जो है पहला तो है मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। यानी कि अगर आप ज़्यादा केमिकल का यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा, इससे जाहिर सी बात है मिट्टी की जो वो होगी एक क्षमता होती है, वो एक क्षमता एक सही समय तक ठीक करती है, मगर उसके बाद वो ख़राब होने लगती है। और इससे क्या होता है, इससे केमिकल से वो जो ज़मीन होती है, वो उसकी मिट्टी जो होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, जिससे हम देखते हैं कि कृषि नहीं हो पाती है ढंग से। ठीक है, यानी उपज जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम होने लगती है। क्लियर। एंड नेक्स्ट है हमारे सामने जल प्रदूषण। जब मैं जल प्रदूषण के बारे में बात करता हूँ तो आपको याद होना चाहिए कि जो केमिकल है वो सबसे ज़्यादा जल को ही इफेक्ट करता है, जल को ही इफेक्ट में डाल देता है। और ये यही होता है कि देखो अगर कृषि कर रहे हैं तो इसमें मिट्टी और जल का बेहतर होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यही दोनों सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र से। ठीक है, अगला है फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे सामने कि क्रॉप रोटेशन पे बात करेंगे, यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप रोटेशन एंड इट्स एडवांटेज। ठीक है, यानी कि आपको जो फसल चक्रण लिखना है और उसके फ़ायदे लिखने हैं। तो जब मैं फसल चक्रण के बारे में बताता हूँ तो आपको ये याद रखना कि जब आप फसल को एक समय के साथ, मतलब पहले तो ये देखिए फसल चक्रण होता क्या है, जो एक निश्चित समय अंतराल पर उगाना शामिल है। ठीक है, यानी कि 3 महीने अभी कर लिया, फिर 3 महीने बाद कर लोगे, फिर उसके 3 महीने बाद कर लोगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो एक तो मिट्टी को काम करने का मौका मिल जाता है, यानी कि सॉइल को काम करने का मौका मिल जाता है कि वो अपना सुधार कर सकें। तो देखो क्या होता है इसमें कि मिट्टी जो सॉइल जो फर्टिलाइजिंग है ना, उसकी क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले तो है मिट्टी की उर्वरता में सुधार। ठीक है, यानी विभिन्न फसलों के कारण पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट है इसी में ही कीट और बीमारियों का नियंत्रण, यानी कीटों और बीमारियों को के चक्र को तोड़ता ही है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर कंटिन्यू करते हो तो फिर इसमें आपको मौका नहीं मिलता कि आप सही तरीके से उस पर काम कर सको, मगर 3-3 4-4 महीने बाद अगर अंतराल में करोगे तो आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि आप उस कीटनाशकों पर खर्चा कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, कीटनाशक सही तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, उनको हटा सकते हो, तो ये फ़ायदा होता है इसमें। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए, तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या है। और सिक्स क्वेश्चन है हमारे सामने कि चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स। ठीक है, इंडियन फार्मर्स जो है उनके सामने क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, चुनौतियाँ क्या दिख रहे हैं। आज की डेट की बात कर रहा हूँ, तो पहले तो है जलवायु परिवर्तन। आज हम जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, तो जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, कहीं पे सूखा कहीं पे बाढ़, है ना। तो इससे ज़्यादातर कौन परेशान है, किसान परेशान है। दूसरा वित्तीय संकट, यानी पैसों की ऋण और महंगे उपकरण आजकल इतने आ रहे हैं कि बंदा परेशान है बिल्कुल, है ना। बहुत ज़्यादा ऋण और बहुत ज़्यादा महंगे उपकरण आ रहे हैं। अगला क्या है, अगला हमारे सामने है समाधान और बेहतर सिंचाई, सस्ती तकनीक और सरकारी सहायता। ठीक है, यानी कि समाधान में यह है कि भाई आप बेहतर सिंचाई कर सकते हो उसका। ठीक है, सस्ती तकनीक कर सकते हो, सरकारी सहायता दे सकते हो। ठीक है, तो ये फार्मर्स के आजकल के चैलेंज है जो फार्मर्स इस समय फील कर रहे हैं, मगर उनको सुना नहीं जा रहा। मगर हमने दोनों चीज़ बता दिए, एक तो प्रॉब्लम और दूसरा उसका समाधान। ठीक है, तो 2 प्रॉब्लम पूछिए 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप 2 प्रॉब्लम लिख देना, और अगर आपके पास समाधान है तो समाधान लिखोगे तो और ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो 7th क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। ठीक है, इसके बाद हम कल मिलेंगे, मैंने कल कह दिया आपको। ठीक है, तो लाइव क्लास में मिलेंगे ना, तो लाइव क्लास में हम इससे ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड किया करेंगे। ठीक है, चलो तो ये PDF चाहिए तो आपको लाइव क्लास में मेरी आना पड़ेगा, वहाँ पे अपना नाम बोलना पड़ेगा यानी कमेंट में, और मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, चलो तो लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने पेस्ट्स एंड डिसीज़ के बारे में बात कर रहा था, यानी प्रमुख कीट और बीमारियाँ क्या हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेज अफेक्टिंग क्रॉप्स एंड देयर कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, यानी कौन कौन से प्रमुख कीट और बीमारियां हैं। तो पहला तो कीट टिड्डे हैं। ठीक है, टिड्डे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, हमने कई बार देखा ना टिड्डे। ठीक है, तो टिड्डे कई पूरे के पूरे खेत को बर्बाद कर देते हैं टिड्डे। ठीक है, पंजाब में कई बार हमने सुना, हरियाणा में कई बार सुना। ठीक है, दूसरा है कि बीमारियाँ क्या होती है, इससे बीमारियाँ ये होती है मड और बैक्टीरियल सड़न होती है। ठीक है, ये हमको पता है। अब नियंत्रण करने का उपाय यही हो सकता है कि जैविक कीटनाशकों का उपयोग करो या नियमित उसका निरीक्षण करता रहो।
ठीक है। नियमित निरीक्षण करना पड़ेगा कि भाई रोज़ देखो कि कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा, रोज़ प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही, ठीक है। और उसके बाद जैविक कीटनाशकों का उपयोग करो, यानी कि मतलब सही ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करना शुरू करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये कुछ क्वेश्चन थे और मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो लेकर नहीं आऊँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो लेकर आओ तो आप लोग देखते नहीं हो और मेरा गला सूख जाता है बोलते बोलते, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में। PDF चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, लाइव क्लास को ज्वाइन करके भी ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू और धन्यवाद।